हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जेईई मेंस 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, कुछ कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बचे हुए क्वेश्चन लेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े ही क्वेश्चन आए हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले सेक्शन से 2021 में काफी कम क्वेश्चन आए। सारे के सारे क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारा गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन एंड उसके बाद कैपेसिटर। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है खत्म हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें देख लें, ठीक है। उनके जो वीडियो के लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, ठीक है। उनके नोट्स भी मिल जाएंगे वहां पे, और साथ ही साथ जो आपको आज का सेशन हो रहा है इसके भी हैंड रिटन पीडीएफ, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे शो होगा, जो भी आप देखोगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, थोड़ा और करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आपका डिस्कस करना ही है आज पूरा। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आपका 27 जुलाई को पूछा गया था। चलो कुछ भी हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल दे रखी है आपको, जिन दोनों का मास m है और उन पे चार्ज जो है q है, और इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है एक फिक्स पॉइंट से, जिस और एक थ्रेड के थ्रू जिसकी लेंथ l है, ठीक है ना। मास m, चार्ज q और थ्रेड की लेंथ l है। ऑब्वियसली बात है, दोनों पे सेम चार्ज है। जब आप इन्हें सस्पेंड करोगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी तो बोल रहा है कि थीटा एंगल, ठीक है ना, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बना के ये जो है इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ये वर्टिकल है और जो ये डॉट बनाया मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। थीटा एंगल काफी छोटा है बट हमें समझने के लिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा वो कितना होगा। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है जब इक्विलिब्रियम आता है तो मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है x है, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है वो डिस्टेंस x है। तो इस x की वैल्यू अपने को निकालनी है। और ये जो एंगल है वो थीटा बना रहे हैं, ये जो एंगल है वो थीटा बना रहे हैं। दोनों पे चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू q है और दोनों का ही मास m है। दोनों का ही मास m है तो क्या बोल सकते हैं कि उस मास की वजह से, उस मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा। पक्की बात है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा कितना, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और थ्रेड है तो थ्रेड के अंदर टेंशन भी लग रही होगी, थ्रेड के अंदर टेंशन भी लग रही होगी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी एक पॉइंट जो है, ठीक है ना, किसी भी एक बॉल का जो है आप एफबीडी बनाइए। और इक्विलिब्रियम मतलब जितने फोर्स, सॉरी, नेट फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में जीरो, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो, ठीक है ना। जितने फोर्स आपके राइट में, उतने लेफ्ट में, जितने ऊपर उतने नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इस टी को ब्रेक कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखो, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा आपका टी कोस थीटा, और इस साइड आपका कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहीं पे एफबीडी बन चुका है, यहीं पे एफबीडी बन चुका है। तो इसको इक्विलिब्रियम में रहना, यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स कितने हैं, टी कोस थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। और टी साइन थीटा जो है किसके बराबर होना चाहिए, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जब डिवाइड करोगे तो इधर से आएगा आपका टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आएगा आपका टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। कुछ इस तरीके से बन जाएगा, टी से टी कट जाएगा। साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना बनना, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एम जी, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। अभी भी एक्स को फाइंड आउट करना है तो इस tan थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, थीटा जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा है
और ये लेंथ पूरी x है, तो ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2, x/2, ये वाली लेंथ x/2 हो गई। और ये थ्रेड की लेंथ अपने को कितनी दे रखी है, l दे रखी है। तो tan थीटा जो होता है, वैसे तो क्या होता है tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है जिसकी वजह से अपन tan थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना बेस निकाले। कौन सी कंडीशन गिवन है, हमें गिवन है कि जो थीटा है वो बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा जब बहुत छोटा होता है उस केस में आपको पता होगा कि जो साइन थीटा होता है और जो tan थीटा होता है, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है और थीटा के इक्वल होती है। तो यानी कि मैं यहाँ पे साइन थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। इसके अंदर मैं साइन थीटा जो है बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि x/2l। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल छोटा होता तो साइन थीटा हो tan थीटा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं tan थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे tan थीटा को भी मैं जो साइन थीटा की वैल्यू आई है x/12 वो लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे x/12 tan थीटा की वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना के छोड़ के आए थे, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, x/12। ठीक है, उस इक्वेशन में tan थीटा की वैल्यू x/12 पुट करी, और जो RHS पार्ट है वो है जैसा के जैसा लिख देते हैं, kq² / x² mg, kq² / x² mg। अब अपने को x कैलकुलेट करना है, तो x को एक साइड कर लिए, तो x³ विल बी इक्वल्स टू 2 kq² into l डिवाइडेड बाय mg। k को अपन लिख देते हैं 1/4πε0, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 4 से 2 कट के 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, q²l ओवर 2πε0 mg। x चाहिए तो x विल बी इक्वल्स टू q²l ओवर 2πε0 mg की पावर 1/3। तो ये जो है वो आपका इक्विलिब्रियम वाला सेपरेशन होगा दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। आप चाहो तो फॉर्मूला सीट में देख सकते हो, उससे आंसर फटाफट आ जाएगा। अगर आप उसे याद रख सकते हो तो फटाफट आ जाएगा, अगर नहीं याद रखना देन स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है कि आपको आर्क दे रखा है। ठीक है ना, आर्क जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और जो एंगल है वो 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री ऊपर है और 60 डिग्री नीचे दे रखा है। ठीक है, और इस आर्क का टोटल चार्ज जो है कितना है, -q है। तो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, यानी कि x डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है ना, सिमेट्री से इसी समझ में आती है। ठीक है ना, सिमेट्री से समझ में नहीं आती तो ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड क्या है, एलिमेंट लेके किस तरीके से सोल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने बना दिया, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री नहीं बना रहा, ये मेरे को यहाँ पे एलिमेंट लेना है। तो कैसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है कि आप जो है यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट ले लो, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट, हाँ दिखने में काफी बड़ा होगा, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, DL लेंथ का मैंने एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है ना, काफी पॉइंट साइज होगा लेकिन आपको समझाने के लिए बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ से थीटा एंगल पे, और ये इसका डी थीटा। ठीक है ना, ये इसका डी थीटा। तो ये जो लेंथ होगी DL, ये कितनी हो जाएगी बताइए, ये वैल्यू R है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि DL विल बी इक्वल्स टू R डी थीटा, DL विल बी इक्वल्स टू R डी थीटा। अब इस छोटे से एलिमेंट का अपन चार्ज निकाल लेते हैं, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना होगा बताइए। इस छोटे से एलिमेंट का एंगल कितना है, डी थीटा। इस छोटे से एलिमेंट का एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है ना, इस छोटे से एंगल का एलिमेंट है डी थीटा, और पूरा का पूरा 120 डिग्री में चार्ज है ये। अब 120 डिग्री नहीं यूज कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा क्या, 120 डिग्री का SI यूनिट, क्योंकि डिग्री SI यूनिट नहीं होती है, यानी कि 120 डिग्री या फिर बोले 2π/3 एंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो -q चार्ज है। तो डी थीटा एंगल में कितना चार्ज हो जाएगा, -q डिवाइडेड बाई 2π/3 इंटू डी थीटा। ऑब्वियस ही बात है।
ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है, इतना चार्ज हो जाएगा डी थीटा एंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे छोटा सा चार्ज अपन डी क्यू बोल देते हैं, उसकी वैल्यू आ गई कितनी, -q/2π/3 इंटू डी थीटा। ठीक है, ये आ गई मेरे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा। ठीक है ना, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। अब इस डी के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा आपका डीई कोस थीटा और ऊपर आएगा डीई साइन थीटा। वर्टिकल वाले को सोल्व नहीं करना, आप इसे छोड़ सकते हो, बिकॉज वर्टिकल में आप इसे सोल्व करोगे इंटीग्रेशन करके पूरा, तो आपको वैल्यू जीरो ही मिलनी है। अपन हॉरिजॉन्टल वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा का पूरा जो है वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले डीई की वैल्यू कितनी है, वो निकालते हैं। डीई कितना होगा, सीधा के क्यू बाई आर, यानी कि के डी क्यू, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ए डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गई आपकी छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब डीई कोस थीटा कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डीई एक्स बोल देता हूं मैं, ये कितना है, डीई कोस थीटा है, ये आ गया आपका डीई कोस थीटा। ठीक है ना, यानी कि डीई की वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पे, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। ये है इस एलिमेंट की वजह से एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू डाल देंगे, जैसे ही डी क्यू की वैल्यू डालेंगे, डीई जो है इन एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, के इंटू डी क्यू की वैल्यू डाली कितना, q/2π/3। माइनस क्यों नहीं डाला, बिकॉज उसकी वजह से अपन डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर चुके हैं, इस वजह से वो नहीं डाली है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब क्या करना है, इसको ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा मैंने पॉजिटिव एक्सिस से ऊपर लिया, लेकिन मेरे को तो नीचे वाला भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो नीचे से भी थीटा की लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वो लिमिट कैसी लेंगे, माइनस में। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो लगेगी -60 डिग्री टू +60 डिग्री। कुछ और भी एंगल आपको गिवन हो सकता था, अभी तो सिमेट्रिकल है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है। ठीक है ना, सिमेट्रिकल है तो थोड़ा क्वेश्चन आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं तो डेराइव करके बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला से करोगे एक चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये आपके सामने छोटा सा एलिमेंट आ गया, छोटा सा एलिमेंट आने के बाद अब जो है डी ई एक्स जो है कितना हो गया, थोड़ा सा सुधार के लिख लेते हैं, ऊपर आ गया आपका 3 के क्यू डिवाइडेड बाय 2πr² इंटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब पूरा का पूरा मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी -60 टू +60। इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा ex, यहाँ से 3 के क्यू/2πr² बाहर निकल जाएगा, कोस थीटा बचा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन थीटा, और लिमिट लग जाएगी आपकी -60 से +60। जब इसे सोल्व करेंगे ex हमारे पास आ जाएगा 3q, इसको मैं लिख देता हूँ 1/4πε0, तो आगे 2 है तो क्या बन जाएगा 8πε0, एक पाई पहले से है तो π²ε0r², ये बना साइन 60 माइनस साइन -60। अब साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो KQ/8π²ε0r²। आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है -12 जाएगा तो सीधा जोड़ दो, मैं तो स्टेप वाइज आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, किसी कोई बच्चे को कोई दिक्कत ना। यहाँ तक आ गया। अब साइन 60 की वैल्यू डालनी है। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ex विल बी इक्वल्स टू 3q/8π²ε0r²। साइन 60 होता है √3/2 प्लस √3/2, √3/2 कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3√3q/8π²ε0r²। ये आपका आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन होगी आपकी प्लस एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा, 3√3q/8π²ε0r² आई कैप, ये बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैसे करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे करोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा, और इस तरीके से एलिमेंट लेके करना है तो ऐसे। ठीक है,
ये अगर सिमेट्री वाला केस नहीं आएगा तब आपको एलिमेंट लेके ऐसे ही करना पड़ेगा, सिमेट्री वाला केस नहीं आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सिमेट्री वाला केस आ जाएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिक्स मिक्स हो रही है तो आम बात है, ये आम बात है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक बॉडी है जिसपे स्पेसिफिक चार्ज जो है कितना है, 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम है। 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम है, यानी कि इस बॉडी का अगर मास जो है 1 ग्राम होगा तो उस पर चार्ज जो है 8 माइक्रोकूलम होगा। 2 ग्राम होगा तो इसका डबल कर लो, ठीक है ना। और 1 केजी इसका मास होगा बॉडी का, तो उस पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास और चार्ज दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मास को मान लेता हूँ 1, मान लेता हूँ कि मास 1 kg है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा आपका 8000 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि एक मास की वैल्यू 1 ग्राम पे चार्ज कितना 8 माइक्रोकूलम है, तो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम पे कितना हो जाएगा? 8000 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसका मास और चार्ज पता लग गया यहाँ से। इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। It start moving towards the wall when uniform electric field of 100 volt per meter is applied। ऑब्वियस ही बात है कि जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इस पे चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये मूव करेगा। ये फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, उसकी वजह से ये मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, इस पे चार्ज है Q, इसका मास है M, तो ये आ गया। फोर्स आने की वजह से एक्सेलरेशन आया और ये आगे जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है? इफ द कोलिजन ऑफ द बॉडी विद द बॉल इज परफेक्टली इलास्टिक देन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन विल बी। देखो, परफेक्टली इलास्टिक दे दिया, इसका मतलब इस बॉडी को यहाँ से दीवार तक जाने और दीवार से वापस यहाँ आने में सेम टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, मतलब ये बॉडी यहाँ जाएगी, दीवार को टकराएगी, वापस यहाँ पे आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि जाएगी, दीवार से टकराएगी, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी, उसमें कितना टाइम लग रहा है, उस पर कितना टाइम लग रहा है, तो अपन पूरा टाइम ही निकालेंगे। अपने को पता है कि जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम बराबर है, तो अपन ये टाइम निकालेंगे t और इसको डबल कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, वही टाइम पीरियड हो जाएगा। क्यों? टी जाने में लगेगा, टी आने में लगेगा, टी जाने में लगेगा और टी आने में लगेगा, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से लिख देता हूँ, वो कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। लेकिन ये टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उससे पहले इस भाई साहब की वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या आ गया? फोर्स। कितना फोर्स आया? F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स आने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा कितना? क्यू ई बाई एम आएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो बॉडी चलेगी, बॉडी चलेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है? अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, इतना एक्सेलरेशन है, इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो कौन सी इक्वेशन लगाए? कौन सी इक्वेशन लगाए? आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में लिखना चाहूँ तो 0.1 मीटर, है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगाए अपन? सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं मोशन की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकल जाएगा ये। अब u तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2s बाई ए, 2s बाई ए। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू s डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू डाल दो आप, क्यू ई बाई एम। एम ऊपर चला जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितनी आएगी? 2s कितना दे रखा है? 0.1। m की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे 1 मान ली, तो मेरे पास q कितना आ गया? 8000 माइक्रोकूलम, यानी कि 8000 इंटू 10 की पावर -6। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 100। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। अब इसको सोल्व करो, इसको जैसे ही सोल्व करोगे आपके सामने कितना आएगा? टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से कितना बना? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 5, ये 10 की पावर -1, ये 2 इंटू 0.1, नीचे बना आपका 8 इंटू 10 की पावर -1। तो ये 8 जो है 10 की पावर -1 ऊपर जाके बन जाएगा 10 की पावर 1, यानी कि 10 जो इससे मल्टीप्लाई होगा 0.1, और 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 8 पड़ा है, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4। तो टी विल बी इक्वल टू 1/2। टी की वैल्यू 1/2 आई है, टी की वैल्यू 1/2 आई है, तो टाइम पीरियड तो 2t है, यानी कि 2 इंटू 1/2। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1, यानी कि 1 सेकेंड। इसको यहाँ से जाने में
1/2 सेकंड, वापस आने में 1/2 सेकंड, यानी कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कुछ ही नहीं है ये, एक्चुअली में काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बस इतनी सी यहाँ पे काम आई है कि एक्सेलरेशन आप निकाल सको, एक्सेलरेशन निकाल सको। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। ये 25 फरवरी को आया था, है ना। क्या बोल रहा है कि टू स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग, they are equally charged and repel each other to a distance 0.20 meter. The charge on the each sphere is this, then the value of A। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सोल्व किया था वही है। डेटा इस बार दे दिया है और चार्ज की वैल्यू पूछी है। डेटा इस बार दे दिया और चार्ज की वैल्यू पूछी है। देखो मैं आपको सीधा वहां लेके जाता हूँ, कुछ हम लोगों ने ऐसे किया था। ये एंगल थीटा, थीटा यहाँ mg, इधर के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स क्या था, दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, मैं पहले बना लेता हूँ, फिर से क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर से आपको समझाऊंगा क्या क्या वैल्यूज है। फिर अपन ने टेंशन को तोड़ा था, इधर टी कोस थीटा इधर आया था। तो फाइनली हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आई थी। कितनी? टेन थीटा हमारे पास आया था के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी आया था। आप चाहो तो वहां से मिला भी सकते हो, चाहो तो वहां से मिला भी सकते हो। ठीक है ना, tan थीटा हमारे पास ये आ गया था। फिर हमने tan थीटा को क्या पुट किया था, फिर हमने tan थीटा को यहाँ पे sin थीटा के इक्वल करके पुट कर दिया था। कितना? एक्स स्क्वायर बाय 12। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, है ना, x बाई 12, ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है ना, ये आप रिवाइज करके आप पीछे वीडियो को ले जाके देख भी सकते हो, या मेरे हिसाब से आप इतने तो स्मार्ट हो कि अभी तक आपको ये चीज याद है। ठीक है, चलो अब क्या क्या दे रखा है देखो। टू स्फीयर ऑफ मास m दे दिया, कितना m दे दिया, देखो 10 मिलीग्राम है, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूंगा तो एक बार और -3, अब ये हो गया केजी। ठीक है ना, मास इतना दे दिया। थ्रेड की लेंथ कितनी दे दी, L इज इक्वल टू 0.5 मीटर दे दिया। डिस्टेंस दे दी x आपको कितनी, 0.2 मीटर दे दी। वो तो आपसे चार्ज पूछा जा रहा है, सब कुछ तो दे दिया। देखो k की वैल्यू आपको पता ही होती है, k की वैल्यू आपको पता होती है, तो आपको चार्ज निकालना है, फिर इससे कंपेयर करना और a की वैल्यू निकाल देनी है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैल्यू डाल के कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप जो है इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं वहां पे लिख भी देता हूँ, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्स की फॉर्म में याद करते हैं, ये जेड की फॉर्म में आएगा, क्या दिक्कत है। देखो क्या दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म डिस्क दे रखी है, उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछी जा रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो अगर कोई डिस्क है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस आर है, तो उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पता कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे लिखा जाता है, ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है। देखो इनफाइनाइट शीट की वजह से आप याद रखते हो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 1 माइनस, ये माइनस दिखा रहा है कम को, कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसे एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कोस थीटा निकाल लो। यहाँ से कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू, कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos theta will be equals to x over under root r square plus x square। तो e का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x ओवर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इन्होंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने z बोल दिया। ठीक है ना, z बोल दिया तो क्या हुआ, x की जगह z रिप्लेस करो, आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा है, z की जगह x पहला ही है,
पहला ही आंसर है, ठीक है, पहला ही इसका आंसर है। देखो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे डेराइव करना है तो इसके डेरिवेशन भी अवेलेबल है, कुछ नहीं करना, एक एलिमेंट मानना है रिंग का, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से r तक, रिंग की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, रिंग की वजह से आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, रिंग का डेरिवेशन आपके बोर्ड के सिलेबस में भी होता है, ठीक है, तो वहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, वरना बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं, डायरेक्ट याद रखोगे, ऑब्वियसली बात है जेई के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे तो होंगे ना जिस दिन डायरेक्ट याद रख के आप करोगे ताकि आपका टाइम बचे, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन आपकी मैकेनिक्स मिक्स होकर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, इस बार आपका एनएलएम मिक्स होगा, काइनेमेटिक्स मिक्स की थी लास्ट, जो मैकेनिक्स मिक्स वाला क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसमें क्या मिक्स है, इसमें आपकी एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन, ये सारी चीजें मिक्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है, इस पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बहुत बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है इस चार्ज पे उस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, और तो क्या ही होगा, कितना क्यू लगेगा, ठीक है। A body of mass 1 kg and charge 5 microcoulomb is allowed to slide down from rest at height 1 meter. If the coefficient of friction is this, find the time taken by the body to reach the bottom. कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है, तो टाइम लगेगा तो रेस्ट से शुरू हुआ है, टाइम लगाने निकालने के लिए अपने को काइनेमेटिक्स भी यूज करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस निकला देता हूँ, बाकी आपको मैं बाद में काम कराता हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये डिस्टेंस निकाल लो, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस x मान लो, ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर कितना है 1 ओवर x, 1 ओवर x, ठीक है ना, ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, ये वाली डिस्टेंस जो ये ब्लॉक ट्रेवल करेगा, तो साइन 30 थीटा कितना 30, तो साइन 30 विल बी 1/2 इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू 2, यानी कि जो डिस्टेंस इस ब्लॉक को ट्रेवल करनी है बॉटम पे जाने के लिए वो कितनी है 2 मीटर है, वो 2 मीटर है, चलो ये निकाल के रख लिया। अब बाकी का काम देखते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, उसके लिए अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एफवीडी। अगर आप ध्यान से देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, क्यू इधर लग गया, क्यू इधर लग गया, तो ये देखो ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली बात है, देखो हॉरिजॉन्टल की साइड में क्यू, हॉरिजॉन्टल के प्लेन के साथ एंगल थीटा है, क्यू इधर लग गया तो इधर क्यू का कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्यू ई कोस थीटा, और इधर क्यू का कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्यू ई साइन थीटा। अब आगे देखो mg लगेगा नीचे, mg लगेगा नीचे, mg का इधर कंपोनेंट आता है mg कोस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर mg का कंपोनेंट आएगा आपका mg कोस थीटा, और इधर mg का कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, ये फ्रिक्शन वाली चैप्टर से आप सीधा याद है आपको, और ऊपर की तरफ लगेगा इस पे नॉर्मल, ऊपर की तरफ लगेगा इस पे नॉर्मल, और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जो है दूसरे कलर से बना देता हूँ, फ्रिक्शन जो है मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना, ब्लू कलर से बना देते हैं फ्रिक्शन, हालांकि सरफेस पे लगेगा लेकिन मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब प्लेन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर आप ध्यान से देखो प्लेन के अलोंग जो नेट फोर्स है कितना है, नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है प्लेन के अलोंग, अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो आगे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, पीछे क्या लग रहा है आपका क्यू ई कोस थीटा, तो माइनस में आएगा क्यू ई कोस थीटा, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होता है म्यू की वैल्यू गिवन है, लेकिन एन कितना होगा, अगर आप प्लेन के परपेंडिकुलर देखोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले टोटल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि एन शुड बी इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा, क्यू ई साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा, पक्की बात है, ठीक है, ये चीज होगी, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू डाल देता हूँ, तो एफ नेट आएगा, एफ नेट क्यों निकाल रहे हो सकता है कि मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊँ, तो यहाँ पे आया आपका mg साइन थीटा माइनस क्यू ई कोस थीटा माइनस म्यू, n की जगह डाल देते हैं अब क्यू ई साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा, ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं, एफ नेट आ जाएगा, यहाँ से एफ नेट आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी 1, g की वैल्यू 9.8 बोला है बट 10 मानो, ठीक है, साइन 30 1/2 माइनस क्यू कितना दे रखा है 5 मिली कूलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, कोस 30 होता है √3/2 माइनस
म्यू दे रखा है आपको 0.5, सॉरी 0.2 दे रखा है। तो ध्यान से देखो, इस 0.2 को क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ? अरे 1/5 0.2 ही तो होता है, ठीक है। और अंदर आ रहा है आपका क्यू ई, तो ये व्हाइट कलर से लिखता हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है। क्यू की वैल्यू कितनी है फिर से 5 इंटू 10⁻³ एंड ई आपका कितना है, ई है 200 एंड साइन ये आ गया 1/2 और ये माइनस एम जी, यानी कि एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 और ये √3/2, √3/2 है ना। ऐसा कुछ आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो एफ नेट हमारे पास कितना बना, एफ नेट जो है हमारे पास बनेगा, यहाँ से बना देखो 5 और यहाँ से बना देखो 5, 200 इंटू 5 कितना बन जाएगा आपका, 200 इंटू 5 बन जाएगा आपका 1000 और ये 10⁻³ कट जाएगा तो सिर्फ -√3/2 बचा, -√3/2 बचा। इसके अंदर देखो 5 से 5 कट गया है ना, 5 से 5 कट गया और क्या बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा 10 की पावर माइनस, इसको पूरा लिख लेते हैं एक बार है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इंटू 5 200, 2 से 2 कट जाएगा 100 तो 10 की पावर -1 बचेगा और इधर क्या बचा, इधर बचा -1/5, चाहिए प्लस है तो माइनस बन जाएगा, आगे माइनस है, इंटू 10 इंटू √3/2 है ना, ये बन गया। तो ये इससे गया नीचे 10, इधर से 10 और इधर 5 से 5 गया तो ये बना 0.1 और एफ नेट अगर आप बात करो और अच्छे से सोल्व करें, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आया 5 माइनस 0.1, तो 5 माइनस 0.1 बना यहाँ पे और यहाँ बना माइनस का √3/2 एंड माइनस का √3, माइनस का √3/2 और माइनस का √3। तो इसको सोल्व कर लो, 5 माइनस 0.1 माइनस ये क्या है 1.7/2, 1.7/2 यानी कि 0.85 और माइनस 1.7। अगर आप ध्यान से देखो कितना बन गया, ये बना 5 माइनस 2.65 तो ये बन जाएगा 2.35। तो ये एफ नेट इतना आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी इतना ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी इतना ही आ जाएगा, कितना, एफ नेट बाय मास की वैल्यू 1 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी आएगी 2.35। अब एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अब कैलकुलेट करना है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो ऊपर से नीचे आने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसको 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो अब सीधा आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो u की वैल्यू तो 0, ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू कितनी 2.35 इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4/2.35। इसे आप सोल्व करना तो टी स्क्वायर विल बी कम्स आउट √4/2.35, 4 ओवर, तो देखो इधर ऊपर से 2 बाहर आ जाएगा, देखो 225 होता है किसका, 15 का, तो यहाँ से 1.5 लगभग आप बाहर निकाल सकते हो है ना। तो ये बना आपका कितना 4/3 लगभग टी, तो t will be equals to 1.33, t will be equals to 1.33। इस अप्रोक्सीमेशन से आप सोल्व कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा 1.33 है, यस ऑप्शन नंबर सी अगर आप ध्यान से देखो तो 1.33 है उसके अंदर। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो है आपको एक बार स्किप करके लास्ट में आपके पास टाइम बचे देन इन क्वेश्चन पे आना चाहिए, ठीक है, तब आप जल्दी कर जाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन है आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P on the perpendicular bisector of a uniform thin wire of length L carrying charge Q. The distance of the point P
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड इज √3/12। देखो क्या होता है ना कि कोई भी एक रोड है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, तो उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जो एक एंड से एंगल θ1 बना रहा है। फॉर्मूला होता है ना, डेराइव भी कर सकते हो छोटा सा एलिमेंट लेके, और एक साइड से एंगल θ2 बना रहा है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे लिखा जाता है? डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। कितना? k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r। लैम्डा पता है क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो k लैम्डा बाई r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फॉर्मूला होता है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपने को ये θ1 और θ2 ही निकालना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है। क्या हिंट गिवन है? अगर आप ध्यान से देखो तो बोल रहा है कि a की वैल्यू जो है वो कितनी है? √3/2l है। √3/2l है, सिमेट्रिकल है, तो दोनों θ1 और θ2 की वैल्यू सेम आएगी। मैं एक निकाल देता हूँ। ये वाला थीटा अगर आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल के अंदर, ये लेंथ कितनी हो गई? l/2। ये लेंथ हो गई l/2। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप tan थीटा लगाओगे तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि l/2 डिवाइडेड बाई √3 l/2, यानी कि 1/√3 आएगा। tan थीटा कितना आएगा? 1/√3। tan थीटा अगर 1/√3 आया है, इसका मतलब थीटा पक्की बात है कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। और फॉर्मूला के हिसाब से θ1 और θ2 दोनों 30 डिग्री हो गए। अब बचा लैम्डा निकालना। तो लैम्डा क्या होता है? Q/L। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई आपकी Q/L, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, सिंपल सी बात है। और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है √3/2l। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो E विल बी इक्वल्स टू K। अच्छा, K को एप्सिलॉन नॉट में चेंज करना है, चलो लैम्डा लिख दो Q/L, यानी कि K को चेंज किया तो 4πε0 आया Q/L। ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी? √3/2l और साइन 30 प्लस साइन 30। क्लियर है बात? ये देखो, इससे कट गया 2 से, इससे कट गया 2 से, तो E विल बी इक्वल्स टू Q/2√3πε0 L स्क्वायर। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, 1/2 1/2 1 हो गया। तो ये आपका यही फाइनल आंसर हो गया, Q/2√3πε0 L स्क्वायर। Q/2√3πε0 L स्क्वायर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैंने डाले नहीं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन जो है शुरू हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। काफी कम क्वेश्चन है, काफी कम ही क्वेश्चन है, जितने भी आए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? 27 सिमिलर ड्रॉप ऑफ मर्करी आर मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट, 27 मर्करीज। तो ऑब्वियस ही बात है, 10 वोल्ट पे मेंटेन की है, तो एक मरकरी की रेडियस r है, तो उस पर चार्ज मान लो स्मॉल q है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो किसी स्फेयर पे, अब ड्रॉप है तो सॉलिड स्फेयर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है सॉलिड की? 3/5 kq²/r, इस तरीके से लिखी जाती है। तो एक मरकरी की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब 27 छोटी छोटी मरकरी की ड्रॉप जो है वो मिलके बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो उस बड़ी ड्रॉप की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो छोटी वाले की कितने टाइम होगी, छोटी वाले के कितने टाइम होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी 27 मरकरी जो है, 27 छोटी ड्रॉप मरकरी की 27 मिल रही है स्मॉल r रेडियस की, तो एक बड़ी बना रही है कैपिटल R रेडियस की मान लो। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? कैपिटल Q आ जाएगा। तो चार्ज कितना होगा इन सारे चार्जेस के सम के बराबर, यानी कि 27 Q के बराबर होगा, 27 Q के बराबर होगा, और इसकी रेडियस R हो जाएगी। अब ये रेडियस R जो है इसके टर्म में कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो ड्रॉप वाले क्वेश्चन है बहुत जगह आते हैं, बहुत जगह आते हैं, तो फंडा सेम होता है कि यहाँ का टोटल वॉल्यूम यहाँ के टोटल वॉल्यूम के बराबर है, यानी कि 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये इसे कटा, क्यूब रूट ले लोगे तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, इसका R और R, तो कैपिटल R जो है 3R के इक्वल आ गया। अब इसकी नई पोटेंशियल एनर्जी U डैश कितनी हो जाएगी?
3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगी। अब Q और R की वैल्यू डाल दो तो आपके पास U की टर्म में आंसर भी आ जाएगा, U की टर्म में आंसर भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो आपके सामने U डैश जो है कितना आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर की जगह 27Q, तो क्यू स्क्वायर इंटू 27 और R की जगह 3 स्मॉल आर, तो स्मॉल आर पीछे 3 लिख देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, पुराने वाला u है, और इसको सोल्व किया तो ये 9, ये बना 9 है ना, 9 बन गया। और 27 इंटू 9 कितना हो गया 27 इंटू 9 243। तो u डैश विल बी इक्वल्स टू पुराने वाला u इंटू 243। तो ये पूछ रहा है कि पुराने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितना टाइम है, 243 टाइम्स है, 243 टाइम्स है। ठीक बात। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया आपका 243। क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर with negligible volume have 2.1 nanocoulomb and minus 0.1 nanocoulomb charge respectively. They are brought into contact, then separated by a distance of this. तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, तो दो आइडेंटिकल चार्ज जब आपस में कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो उनका चार्ज जो है हाफ हाफ हो जाता है, टोटल चार्ज का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, अगर आप ध्यान से देखो टोटल चार्ज कितना है 2.1 माइनस 0.1 कितना 2 नैनोकूलम। तो दोनों को मैं जब कांटेक्ट में लाऊंगा तो 2 का आधा आधा हो जाएगा, 1 नैनोकूलम इस पे 1 नैनोकूलम इस पे। अब मैंने इन दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया, r जो इन्होंने दे रखी है 0.5, तो दो 1 नैनोकूलम के चार्ज है, इनके बीच में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है, इनके बीच में आपसे फोर्स पूछा जा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू सीधी कितना a Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम चलो लगा दो यहाँ पे, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 और Q2 दोनों कितने नैनो है, तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ आर का स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिखता हूँ, तो 1/2 का स्क्वायर। तो F विल बी इक्वल्स टू, देखो एक से तो काट दो और ये बन जाएगा आपका 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹, तो F विल बी इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये आपसे पूछ रहा है कि 10⁻⁹ के आगे क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 512 आइडेंटिकल ड्रॉप है आपके पास जिनका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया तो फिर से वही वॉल्यूम सेम रहेगा, आप जो है वो रेडियस निकाल सकते हैं वॉल्यूम को सेम करके। तो इसका पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो जो नई ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा। छोटी ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है, जिसपे चार्ज स्मॉल q है, उसका पोटेंशियल v इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू बाय आर होगा। इसकी वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, तो बड़ी ड्रॉप बनेगी, बड़ी ड्रॉप बनेगी तो उसकी रेडियस कैपिटल आर होगी, उस पर चार्ज कैपिटल क्यू होगा, और कैपिटल क्यू किसके बराबर होगा, 512 क्यू के बराबर होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है के क्यू बाय कैपिटल आर होगा, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल सकते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल सकते हैं कैसे, कि 512 ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो 512 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इससे ये कटा, क्यूब रूट लोगे तो 512 का क्यूब रूट आता है आपके पास 8, और ये आर और ये, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 8r आ गया। तो इसका पोटेंशियल, नया पोटेंशियल वी डैश क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k इंटू 512 क्यू डिवाइडेड बाय 8r, तो v dash will be equals to k क्यू बाय r इंटू 512 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप इसको देखो तो ये कितनी बार जा रहा है, 64 है ना, क्योंकि 8 का क्यूब है ना, तो 8 हट जाएगा, 64 बच गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो v dash will be equals to 2 इंटू 64, तो v dash will be equals to 128, तो योर आंसर विल बी 128 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है आई थिंक,
ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि टू थिन कोएक्सियल रिंग आपको दे रखी है, बना देता हूं मैं रिंग। टू थिन कोएक्सियल रिंग दे रखी है, दोनों की रेडियस a है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो s है, लेकिन दोनों की रेडियस a है, दोनों के बीच में डिस्टेंस s है। एक पे चार्ज जो है वो प्लस q है, दूसरे पे चार्ज माइनस q है। तो पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रिंग्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसकी वैल्यू v1, इसकी वैल्यू v2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी रिंग से, ठीक है ना, जिसकी रेडियस r हो, उससे x डिस्टेंस दूर अगर पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखते हैं? अगर इस पे चार्ज q है तो पोटेंशियल लिखा जाता है kq बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, रिंग के केस में पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं v1 निकालना चाहता हूँ तो v1 पे पोटेंशियल इस रिंग की वजह से भी होगा और इस रिंग की वजह से भी होगा। तो v1 टोटल कितना होगा, इस रिंग की वजह से कितना होगा, kq बाय a, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है। इस रिंग की वजह से कितना होगा, k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। और ये v2 कितना होगा, यहाँ पे v2 कितना होगा, v2 इस रिंग की वजह से कितना होगा, माइनस के क्यू बाई ए, इस रिंग की वजह से कितना होगा, प्लस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, क्यों कि इस रिंग के लिए इस पॉइंट पे निकालना है ना, इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से निकालना है। तो x की वैल्यू s हो गई और इसका जो रेडियस है वो a है। तो ये हो गया v2। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को निकालना है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब निकालना है दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, v1 माइनस v2 कर दो, v1 माइनस v2 कर दो, डेल्टा v विल बी इक्वल्स टू v1 माइनस v2। अगर आप ध्यान से देखो, यह के क्यू बाई ए, ये है माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और v2 पूरा का पूरा माइनस में आएगा, कितना, माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्या इसके जैसा सेम बन जाएगा? ध्यान से देखो तो ये डबल हो जाएगा। तो डेल्टा v विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स के, बाहर आ जाएगा, के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाई ए माइनस 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये बच गया। के को जो है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो ये 2 है, तो 4 से 2 कट के क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। तो q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नोट्स में होता है, ठीक है, नहीं तो आपके क्वेश्चन बैंक में होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन के आंसर याद नहीं किए जा सकते, तो हमें सोल्व करने आने चाहिए। तो ये आपका हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस ये वाला डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये सेशन होता है खत्म। तो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा गो स्लो, उसके एप्लीकेशन। उसके नेक्स्ट सेशन पे अपन सोल्व करेंगे कैपेसिटर के क्वेश्चन, जेईई मेंस 2021 में है जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारे सोल्व कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।